फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग, मैं खाना स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल खाना साइंस फैक्ट्स पे। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम कहाँ तक पहुंचे थे, चलिए वो देखा जाए जरा। लास्ट वीडियो में हम देखिए अच्छा आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आई होगी क्योंकि माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। खैर, हम लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस इसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस टॉपिक पे हमने जो है दो एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। कौन कौन से हमने दो पढ़ लिए थे? पहला था चेक, अच्छा मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा, पहला अपन ने कुछ और पढ़ा था, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और ओके वेट अ सेकेंड, हम ठीक है, देखिए हमने चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये दो एप्लीकेशंस हमने देख लिए थे। इसके दो एप्लीकेशंस और होते हैं, पहला होता है फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज in a given equation, ठीक है। और चौथा और आखिरी एप्लीकेशन जो है आपका होता है मेक एन इक्वेशन इफ रिलेशंस आर गिवन बेस्ड ऑन सर्टेन डायमेंशंस। तो ये जो है आपके, ये दो अभी हमें करने हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते। पहला अपन करेंगे फाइंडिंग द डिमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन एन इक्वेशन। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, डिमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। ये वाली हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप हेडिंग डालिए। आई एम सॉरी हिकअप्स, ओके। हेडिंग आप डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डालिए हे हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग डाल दिए। अब देखिए आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। बड़ा भारी भरकम लग रहा है सुनने में, सिंपल बड़ा भारी भरकम लग रहा है। चलो इसमें कितना हार्ड है मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत कितना है वो देखना। हमेशा आप वेट को सिर्फ वेट के साथ ही ऐड कर सकते हो, आप लेंथ को सिर्फ लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हो, आप जो है आप टाइम को सिर्फ टाइम के साथ ही ऐड कर सकते हो। यानी 1 kg इंटू 1 लीटर पॉसिबल नहीं है, 1 लीटर इंटू 1 ग्राम पॉसिबल नहीं है, 1 सेकेंड इंटू 1 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, सभी के लिए यही चीज एप्लीकेबल होती है कि आप इन सबको सिर्फ इन्हीं सब के साथ, यानी मास जो है सिर्फ मास से ऐड होगा, लेंथ जो है सिर्फ लेंथ से ऐड होगी, टाइम जो है सिर्फ टाइम से ऐड होगा, थीटा जो है सिर्फ थीटा से ऐड होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिर्फ ल्यूमिनस इंटेंसिटी से ऐड होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से ऐड होगा, और इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से ऐड होगा। समझ में आया कुल मिला के? और ये दूसरे तरीके से कन्वर्सली बोले तो मास कभी भी लेंथ के साथ ऐड नहीं होगा, लेंथ कभी टाइम के साथ ऐड नहीं होगा, टाइम कभी टेम्परेचर के साथ नहीं, टेम्परेचर कभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कभी मोल के साथ नहीं, मोल कभी एम्पियर के साथ नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के साथ नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कभी मास के साथ नहीं, मास कभी टाइम के साथ नहीं, मास कभी थीटा के साथ नहीं, मास कभी सीडी के साथ नहीं, मास कभी मोल के साथ नहीं, मास कभी करंट के साथ नहीं, लेंथ कभी मास के साथ ऐड नहीं होगी। ये सब मतलब जितने रिलेशन आप निकालेंगे तो इसका 7 फैक्टोरियल निकाल तो देता है 7 × 6 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 42, 20, 6, 1, 84। देखो इतने अलग अलग रिलेशन आप इनसे निकाल सकते हो, कौन किसके साथ ऐड होगा, कौन किसके साथ ऐड नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, निकाल सकते हो। लेकिन कुछ भी करोगे रिजल्ट आपके पास सिर्फ यही आएगा कि मास जो है सिर्फ मास से ऐड होगा, लेंथ सिर्फ लेंथ से ऐड होगा, टाइम सिर्फ टाइम से ऐड होगा, थीटा सिर्फ थीटा से ऐड होगा, सीडी सिर्फ सीडी से ऐड होगा, मोल सिर्फ मोल से ऐड होगा, एम्पियर सिर्फ एम्पियर से ऐड होगा। यानी और दूसरी चीज, दूसरा स्टेटमेंट, ये तो सिर्फ इनके लिए होगा, लेकिन सारी लेंथ दूसरी लेंथ से ऐड नहीं होगी। जैसे एरिया भी एक लेंथ ही आएगी और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही आएगी, ठीक है, ये भी एक लेंथ आएगी, ये भी एक लेंथ के फॉर्म में डिमेंशन आएगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं होंगे। तो अब इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, अब इस रूल में मॉडिफिकेशन करें। अब बिल्कुल सही वाला रूल, अब इसकी थोड़ी अंग्रेजी लिख दी है, सही है बिल्कुल। तो ओनली द क्वांटिटीज having same dimensional formula can be added or subtracted, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक ये देखा था कि ठीक है ये एक दूसरे से ही सब्ट्रैक्ट ऐड होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जब अपन देखेंगे, अब देखो एक बात मेरे को बताओ, क्या मैं 1 किलो आलू और 1 लीटर दूध को साथ में जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। क्या मैं 1 किलोमीटर सड़क और 10 घंटे टाइम को एक साथ जोड़ सकता हूं? मैं नहीं जोड़ सकता। लेकिन क्या मैं 1 किलो आलू और 2 किलो आलू को एक साथ जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ, टोटल हो जाएगी 3 किलो आलू। क्या मैं 1 किलोमीटर की सड़क और 2 किलोमीटर की सड़क को साथ में जोड़ सकता हूँ? मैं जोड़ सकता हूँ, 3 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। तो मैं जो है मैं समय में वेट को नहीं जोड़ सकता, मैं लेंथ में टाइम को नहीं जोड़ सकता, है ना। तो मैं ये सब नहीं कर सकता, है ना। और ये भी नहीं है कि क्या मैं एरिया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं एरिया और लेंथ को जोड़, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो क्या मैं वॉल्यूम और एरिया को जोड़ सकता हूं? वॉल्यूम भी लेंथ के डायमेंशन में आएगा, वॉल्यूम के डायमेंशन में भी लेंथ होगी, लेकिन उसका डायमेंशन सेम नहीं होगा। वॉल्यूम के डिमेंशनल फॉर्मूला में होगी लेंथ, एरिया के डिमेंशनल फॉर्मूला में होगी लेंथ, लेकिन लेंथ का डिमेंशन वॉल्यूम के केस में आएगा 3 और एरिया के केस में आएगा 2। सही है, सही है। तो मैं वॉल्यूम और एरिया को नहीं जोड़ सकता, मेरी बात ध्यान से नोट करके रख लेना। यानी ओनली द क्वांटिटीज हैविंग सेम वर्ड पे फोकस करिए, सेम dimensional formula can be added और subtracted। जिनका dimensional formula अलग होगा उन्हें ना ही आप, एक सेकेंड, जिनका dimensional formula अलग होगा उन्हें ना ही आप ऐड कर पाएंगे ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सिंपल है, सिंपल है। चलो अब देखो इसका एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अपन देख लेते हैं इधर पे, जो अपने काम का है। देखो मैं अगर बोलूं कि मेरे को एक डिमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है, कंबाइंड टी, मार्कर गया, वेट अ मिनट, ओके ये चल जाएगा। मान लो मेरे को एक डिमेंशनल फॉर्मूला दिया है t³ प्लस a, ठीक है, और इक्वल टू कुछ सो एंड सो क्वांटिटी बन रही है।
कुछ भी बन रही है, कोई भी क्वांटिटी बन रही है, लेकिन मेरे को मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। टी क्यूब प्लस ए होगा, टी क्यूब प्लस ए। तो टी क्यूब में ए को जोड़ रहे हैं, यानी टाइम के क्यूब में ए को जोड़ रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे एल क्यूब में सिर्फ एल क्यूब ही जुड़ेगा, एल क्यूब में सिर्फ एल क्यूब ही जुड़ेगा। सिमिलरली एल स्क्वायर में सिर्फ एल स्क्वायर ही जुड़ेगा। सिमिलरली एल में सिर्फ एल ही जुड़ेगा। सिमिलरली एल पावर 4 में सिर्फ एल पावर 4 ही जुड़ेगा। सिमिलरली टाइम में सिर्फ टाइम ही जुड़ेगा। सिमिलरली टाइम स्क्वायर में सिर्फ टाइम स्क्वायर ही जुड़ेगा। एंड सिमिलरली टाइम क्यूब में सिर्फ टाइम क्यूब ही जुड़ेगा। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं? तो अगर जुड़ के कुछ भी बन रहा हो, लेकिन अगर ये दोनों जुड़ के कुछ बन तो रहा है, अगर कुछ नहीं बन रहा है इसका मतलब डिमेंशन सेम नहीं है। लेकिन अगर जुड़ के कुछ तो बन रहा है भाई, कुछ तो क्या बन रहा है आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो बना। क्या बोला मैंने? कुछ तो है जो बना। राइट साइड में अगर कुछ भी बन रहा है, हमें ये मतलब नहीं, वी डोंट केयर भैया क्या बना, क्या मतलब तुमको उससे क्या मतलब कि क्या बना, लेकिन कुछ तो बना ना। कोई भी क्वांटिटी बनी है, चाहे कोई भी रिजल्टेंट कुछ भी रिजल्ट आया हो जोड़ के, बट कुछ तो बना। और वो जो कुछ बना ना, वो कुछ बहुत ही अपने आप में सिग्निफिकेंट चीज है। रीजन बीइंग कि वो जो बना, जो भी प्रोडक्ट उसका जो भी बना है, जोड़ घटा के गुणा भाग करके जो भी बना हो चाहे, लेकिन वो बना तो तभी होगा ना जब ये दोनों क्वांटिटी आपस में जुड़ी होगी। और अगर ये क्वांटिटी आपस में जुड़ रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि वो दोनों क्वांटिटी की डिमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम थे। तो अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो देखो। मैंने बोला एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी टी क्यूब है जिसका डिमेंशनल फॉर्मूला, और वो क्वांटिटी एक अननोन डिमेंशनल फॉर्मूला वाली क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला है ए, उसके साथ जुड़ रही है। तो एक क्वांटिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एक क्वांटिटी ए के साथ ये जुड़ रही है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डिमेंशनल फॉर्मूला टी क्यूब है। तो ये जो क्वांटिटी ए है जिसके साथ ये जुड़ रही है, ए का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर टी क्यूब ए के साथ जुड़ रही है और कुछ भी बना रही है, तो अगर टी क्यूब ए के साथ जुड़ के कुछ भी बना रही है, तो हमको इससे तो मतलब है नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है। ये कुछ भी अगर बना रही है हमको क्या मतलब, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ के कुछ बना रही है तो इसका मतलब ये और इसका डायमेंशन हमेशा सेम होगा। अरे भाई टी क्यूब का डायमेंशन ए के एकदम बराबर रहा होगा तभी तो कुछ बना, तभी तो कुछ बना। तो देखो ऐसे ही इससे हमको क्या पता चलता है कि डिमेंशन ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू dimension of A. तो this implies dimension of A equal to T cube. ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको एक चीज दे दी, let there be a quantity in a quantity alpha equal to मास प्लस रुको लेंथ इंटू रेडियस अपॉन थीटा इंटू मान लो फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको दे दिया इट is being added with another quantity beta as follows। अल्फा प्लस बीटा जो है एक क्वांटिटी बना रहे हैं गामा, जिसका कुछ सो एंड सो डिमेंशन है, यानी ये एक मान्य क्वांटिटी बन रही है, ठीक है, एक एक्सेप्टेबल क्वांटिटी बन रही है। भाई मैं मान तो सकता हूँ कि हाँ कुछ तो बना ही होगा, है ना, कुछ ना सही से तो कुछ ही सही, तो कुछ तो अगर बना होगा। और ये जो कुछ बना है, इसी कुछ को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारा बन के निकला। और ये जो कुछ हमारा जब बना है, अगर कुछ बन गया तो इसका अर्थ ये है कि वो दोनों क्वांटिटी तभी जुड़ी होंगी, कुछ तभी बना होगा जब वो क्वांटिटीज जुड़ी होगी। और अगर वो क्वांटिटी जुड़ी हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये कहता है कि उन दोनों क्वांटिटी के जो डिमेंशन हैं
उनके जो डिमेंशन है वो क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू डिमेंशन होंगे दोनों के, तभी तो जाके वो क्वांटिटी जुड़ी भाई, है ना, तभी तो जाके वो क्वांटिटी जुड़ गई। देखिए भैया, अगर ये क्वांटिटी जो है ये अगर ऐड हो रही है, कोई मान्य क्वांटिटी जो है हमारे पास बन के आ रही है हमारे पास, तो ये जो है इसका मतलब इन दोनों के डिमेंशन सेम होंगे। तो इफ द क्वांटिटीज आर एडिबल, एडेबल, ठीक है, इफ द क्वांटिटीज आर एडेबल देन dimension of A alpha must be equal to dimension of beta। अरे बड़ा सिंपल चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो शब्द का मतलब ही होता है सेम, होमो जो शब्द है इसका मतलब ही होता है सेम। तो जब दो सेम चीजों को एक साथ जोड़ा जाएगा तभी वो जुड़ पाएंगी, ठीक है, जब दो सेम चीजों को एक साथ में जोड़ा जाएगा, जब दो सेम ही चीजों को एक साथ में जोड़ा जाएगा तभी वो जुड़ के कुछ बना पाएंगी। अगर आप 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर स्क्वायर को साथ में जोड़ेंगे तो वो मिलके कुछ ना बनाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर और 1 सेकंड टाइम को एक साथ जोड़ेंगे तो वो कुछ ना बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 1 सेकंड टाइम और 1 सेकंड टाइम को साथ में जोड़ेंगे वो 2 सेकंड टाइम बना देगा, बिल्कुल बना देगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके एप्लीकेशन पे एक ये क्वेश्चन कंटिन्यू करने के बाद इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देखेंगे, इससे एक और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं ना, इसीलिए उनको क्लियर करना पड़ता है, उनको क्लियर करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं इनके बारे में। तो देखिए क्या है कि अगर, हाँ चलो, अल्फा इसका डायमेंशन, इसके बराबर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है, L इंटू आर बाय थीटा स्क्वायर। मैंने बोला जब कहीं भी मैं ऐसा कोई फॉर्मूला दूं मुझे डायमेंशन निकालना है तो तब तक क्वेश्चन हाथ मत लगाना जब तक मैं इसका डायमेंशन आपको ये ना बता दूं कौन सी चीज क्या है। तो वेयर L इज लेंथ, रेडियस R इज रेडियस, थीटा इज एंगल और F इज फोर्स, निकाल दो डायमेंशन। L का डायमेंशन L, R का डायमेंशन L बाय थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, एंगल इज डायमेंशनलेस, तो 1 इंटू F का स्क्वायर कितना हो गया, फोर्स, फोर्स का डिमेंशन कितना होता है, m LT माइनस 2, तो सब में दो पावर्स बढ़ा दो, m2L2T माइनस 4, ठीक है। इससे क्या आ गया आपका, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 1 अपॉन m स्क्वायर T माइनस 4, तो इससे आ जाएगा m माइनस 2T4, इसकी डिमेंशन आ गई। तो दिस इंप्लाइज डिमेंशन ऑफ अल्फा, डिमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू m2 m माइनस 2 L4, ये आ गया आंसर आपका। ऐसे आप डिमेंशंस फाइंड करेंगे आगे भी जब जाएंगे एप्लीकेशंस में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लिया जिससे आपके कंसेप्ट वाले मजबूत हो जाएं, जो मैं अभी इसके आगे बताऊंगा। उसके बाद मस्त अपन इसका डिमेंशन डिमेंशन एनालिसिस का ये एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मैं अगर आपको बोलूं एक मेरे पास एक क्वांटिटी है, मेरे पास जो है डेल्टा, ये इनको देख के घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। हम जैसे किसी चीज को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी अंग्रेजी भाषा के लेटर्स हैं, वैसे ही किसी चीज को हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है, म्यू हो गया, फिर न्यू हो गया, फिर हमारा थीटा हो गया, हमारा पाई हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। हमारा जितने भी सिंबल, हमारा टाउ हो गया, टॉर्क के लिए यूज होता है, ये जितने सिंबल, हमारा ओमेगा हो गया, ठीक है, हमारा ये वाला ओमेगा हो गया, ठीक है, और आप जितने भी देखते जाते हैं अपन, अपना सिग्मा हो गया, समेशन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अपना फी हो गया, ठीक है, ऐसे करके खूब सारे ग्रीक सिंबल्स होते हैं। जितने लेटर्स हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, एटलीस्ट उतने तो ग्रीक सिंबल होते ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतने जितने ग्रीक सिंबल्स होते हैं ना भैया, ये जितने ग्रीक सिंबल होते हैं ना भैया, ये सब अपने लेटर्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे मैं बोल दूं इफ a इक्वल टू 1 लेट a इक्वल टू 1, तो वैसे ही मैं बोल सकता हूँ लेट अल्फा इक्वल टू 1, लेट बीटा इक्वल टू 1। किसी को मैं 1 मान सकता हूँ, जैसे a को मैं 1 मान लिया वैसे मैं अल्फा को मान लो 1 मान लिया, तो ये भी वेरिएबल्स हैं और कुछ नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा वेरिएबल से डिनोट होती है, वही वेरिएबल होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, वो वेरिएबल जिनकी डिमेंशन अभी अपन ने पढ़ा था है ना लास्ट क्लास में। तो मैं मान लिया लेट डेल्टा बी अ फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है गिवन बाय जहाँ लिखा रहा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो जिसने डिस्कवरी किया उसको, या गिवन बाय मतलब मैथमेटिकली उसको कैसे लिखा जाता है। तो दोनों मतलब ध्यान रखना। अभी अपन मैथमेटिकल मतलब पे हैं क्योंकि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन इज एक्चुअली मैथ्स, मैथमेटिक्स। अभी तो तुमने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, मैंने फोर्स का फॉर्मूला तक बस बताया है। F में मैंने इसमें ये भी तुमको बता दिया एफ क्या है, एम क्या है, ए क्या है। तो ये फिजिक्स थोड़ी ना होती है। अब देखो गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 2L बाय रूट एफ। यार हैंडो एक काम करो, 2L बाय रूट RL। ठीक है, अब इसकी डिमेंशन बताओ। इसकी डिमेंशन अरे बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। एक बात बताओ मुझे सिंपल सी एक बात बताना, ठीक है। मैं किसी चीज की जो लेंथ है उस लेंथ को उसकी लेंथ से जोड़ूंगा तो भी मुझे लेंथ ही मिलेगी। अरे मैं 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर को जोड़ूंगा तो मुझे 3 किलोमीटर, तो ये भी तो लेंथ ही मुझे मिली। तो ये जो मैं बोलता हूँ कुछ भी से आपको मतलब नहीं, अब आपको यहाँ पे कुछ भी से मतलब रखना है। कुछ भी क्या है, लेंथ है। ए और अल्फा बीटा क्वांटिटी को जोड़ने के बाद आपको जो कुछ भी मिला था, अब ये कुछ भी आपका है यहाँ पे लेंथ, और इस कुछ भी से अब आपको जो है मतलब रखने का है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप कोई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अगला स्टेटमेंट, कोई दो क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अगर कोई दो क्वांटिटी जोड़ के वो फिजिकल क्वांटिटी बन रही है तो यानी दोनों का डिमेंशन सेम रहा होगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। तो अगर आप लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे तो आपको एक लेंथ ही मिलेगी। आप टाइम को टाइम से जोड़ेंगे तो आपको एक टाइम ही मिलेगा। आप मास को मास से जोड़ेंगे तो आपको मास ही मिलेगा। आप टेम्परेचर को टेम्परेचर से जोड़ेंगे तो टेम्परेचर ही मिलेगा। आप इलेक्ट्रिक करंट को करंट से जोड़ेंगे करंट ही मिलेगा। आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी जोड़ेंगे इंटेंसिटी मिलेगी। आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से अगर जोड़ दिए, अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से भी जोड़ दिए तो आपको जो आंसर आएगा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आएगा। समझे या नहीं? यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप ऑफ क्वांटिटी सेम होगी। टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल जो भी आएगी आपकी वो सेम ही होगी। भैया डिस्टेंस को जोड़ोगे, दो डिस्टेंस को जोड़ोगे तो आंसर भी तो डिस्टेंस ही मिलेगा ना तुमको, राइट? तो अगर मैंने 2L को जोड़ दिया, 2L इज व्हाट? L प्लस L है ना। जैसे कि 2 into 4 इज व्हाट? 4 plus 4, राइट? ठीक है, तो ऐसे 2 into L इज व्हाट? L plus L। यानी मैंने L को L में जोड़ा तो जो मेरे पास आएगा वो भी तो L ही आएगा। मैंने लेंथ को लेंथ में जोड़ा, मैं जब लेंथ को लेंथ में जोड़ूंगा प्लस करूंगा, लेंथ को लेंथ में माइनस करूंगा, लेंथ को लेंथ में इंटू करूंगा या लेंथ को लेंथ से डिवाइड करूंगा, तो डिवीजन में मेरे को डिमेंशन नहीं मिलेगी, अलग मिलेगी। ठीक है, डिमेंशन में डिमेंशन मेरे को अलग मिलेगी, इसमें मुझे डिमेंशन अलग हो जाएगी, मैंने डिमेंशन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को इसीलिए हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है अल्फा, एक फिजिकल क्वांटिटी है बीटा, मैं अल्फा बीटा फिर से ले रहा हूँ, मेरी बुरी बीमारी है अल्फा बीटा लेने की। बाकी लेंथ ब्रेथ मान लो, अगर मैं लेंथ को लेंथ से जोड़ूंगा या लेंथ को लेंथ से माइनस करूंगा तो जो मुझे आंसर आएगा ना उसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला होगा एक गामा है, तो हम जो हमारा होगा डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इक्वल डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इक्वल डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गामा। ठीक है, यानी अगर मैं लेंथ को लेंथ में जोड़ूंगा तो लेंथ ही मिलेगी। अब अगर ये दोनों लेंथ के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं इसको 2L लिख दूंगा, इक्वल टू लेंथ ही मिलेगी, समथिंग इनटू L, कुछ L मिलेगा मुझे। तो मैं 2L को जोड़ूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो जो भी मिलेगा वो लेंथ ही होगी। तो यानी अगर मैं 2L यानी L प्लस L लिख रहा हूँ तो जो मुझे मिला वो भी लेंथ ही हुई। तो यानी इसका डिमेंशन, इसके लेंथ का, अगर ये लेंथ है, ये रेडियस है, ये भी एक लेंथ है, इसका डिमेंशन क्या आएगा? मैं लेंथ में अगर कोई कांस्टेंट इसको देखो दो तरीके समझो। पहली बात, अगर मैं लेंथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, सुनो, पहला तरीका ये था कि अगर मैं लेंथ में लेंथ जोड़ा तो लेंथ मिली। दूसरा तरीका 2 इंटू लेंथ, 2 का कोई डिमेंशन नहीं होता यानी 1 होता है,
एल का डिमेंशन है एल, तो 1 इंटू एल क्या हो गया एल, तो मुझे लेंथ ही मिली। तो मैं अगर किसी में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे लेंथ ही मिलेगी। लेकिन अपन जोड़ने वाला एग्जांपल इसलिए आते थे कि वो हर जगह अप्लाई हो जाता है, ये बहुत कम जगह होता है। फिर भी ऐसे देख लो कि एल इंटू एल, सॉरी एल प्लस एल 2l, या फिर 2 इंटू एल 2l, तो दोनों में भी 2 का कोई डिमेंशन नहीं है और दूसरे वाले में लेंथ को लेंथ से जोड़ेंगे तो लेंथ मिलेगी। तो यानी इसका भी डिमेंशन जो आएगा वो लेंथ के फॉर्म में आएगा अपॉन रूट ऑफ आर, एक लेंथ है अपॉन ये भी लेंथ है, इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ के स्क्वायर का अंडर रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल इक्वल एल बाय एल, एल से एल कैंसिल 1। तो डेल्टा क्या आ गया हमारा डिमेंशन लेस है, जिसका डिमेंशन 1 आ जाए, जिसमें दोनों कट हो जाए वो डिमेंशन लेस है। अरे ठीक है यार, तुमको अच्छा सा एग्जांपल ले ले, आर इंटू एल इंटू एच ले लो, एच इज ऑल्सो लेंथ मान लो, एच इज हाइट, एच इज ऑल्सो लेंथ, तो इंटू एल, तो क्यूब रूट ऑफ एल, इसमें से दो एक एल बाहर आ जाएगा एक एल अंदर रह जाएगा, तो एल से एल निपट गया, 1 अपॉन रूट एल इज इक्वल टू रूट एल की पावर -1/2। ठीक है, तो ये इसके डिमेंशन आ गए। तो जो तुम्हें करना हो, लेकिन अल्टीमेटली जो भी तुम कर रहे हो उसका आंसर जो है तुम्हारा ऐसे ही फॉर्म्स में आएगा, और इसी के साथ आपका होमोजेनिटी खत्म होता है। ठीक है, अब अपन एप्लीकेशन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म, एप्लीकेशन में वापस आ जाए। थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग द डिमेंशन of unknown quantity in a given equation होनी चाहिए, यानी एलएचएस एक्सेस इक्वल होने चाहिए, गिवन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, जैसे ठीक है मैं बोलूं कि मान लो x प्लस a इंटू टी इक्वल टू v। मैंने बोला कोई इक्वेशन कोई क्वेश्चन तब तक हाथ मत लगाना जब तक उसमें जो लिखा है क्या लिखा है वो मैं बता दूं, कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करे। तो वेयर a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, v इज फाइनल वेलोसिटी। हाँ सुनी इक्वेशन है, 9th में पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको पता है x क्या है, आप उसका डायमेंशन में जानते हो, लेकिन हम अभी एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं इसलिए सिंपल दे रहा हूँ, तो अपन फिर भी इसको नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब प्लस और माइनस ऑपरेटर्स लगे हों तो वो जिन दो चीजों के बीच में लगे होते हैं ये दो चीजें दो अलग अलग टर्म्स बन जाती हैं, और जब इनटू या डिवाइड लगे हों तो ये इन दो चीजों के बीच में रहते हैं तो वो कोई अलग टर्म नहीं बनता। जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लिखूं चाहे x माइनस वाई लिखूं, तो ये दो अलग अलग टर्म है, x और y अलग अलग टर्म है। लेकिन अगर मैं x इंटू वाई या x डिवाइडेड बाय y लिखूंगा ना तो इसका आंसर एक्स वाई और इसका आंसर x अपॉन वाई जो आएगा ये एक ही टर्म है, एक्स वाई और x अपॉन वाई। तो कभी डिवाइड या मल्टीप्लाई के सिंबल कोई दो टर्म्स को अलग नहीं करते, डिवाइड या मल्टीप्लाई के सिंबल दो टर्म्स को अलग नहीं करते, सिर्फ प्लस या माइनस के सिंबल है जो दो अलग टर्म्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं लगा तो यानी ये एक टर्म है, इनके बीच में प्लस लगा है तो ये वाला एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म हो गया। तुम बोलोगे क्यों एक टर्म हो गया, देखो ये तो यहाँ तो सिंपल दिख रहा है एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो जो वेरिएबल है इनके बीच में कुछ नहीं लगा, यानी ये इनटू हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी टर्म्स को अलग नहीं करते। अगर ये दोनों टर्म्स को अलग नहीं करते तो ये 80 एक ही टर्म है, ये a और t नहीं है, ये 80 है, 80 एक ही टर्म है। ठीक है, और x एक टर्म है, तो x एक टर्म हुई प्लस 80 एक टर्म हुई बराबर v। ठीक है, अब अगर कोई दो टर्म्स का एडिशन हो रहा है और कोई मान्य क्वांटिटी हमारे पास आ रही है, v है, v एक्सेप्टेबल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो यानी अगर ये दोनों ऐड हो पाए तो जो इसका डिमेंशन होगा वो इसके डिमेंशन के हमेशा इक्वल होगा बिल्कुल। देख भाई, अब इसका डिमेंशन क्या है, इसका डिमेंशन क्या है, हाँ ये भी याद रखना कि इक्वल टू के इस तरफ जो टर्म्स हैं इन सब की डिमेंशन अगर a प्लस बी इक्वल सी प्लस डी में लिख दूंगा ना तो इन सब के डिमेंशनल फॉर्मूला बराबर ही होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो x प्लस 80 इक्वल b, तो यानी अगर x और 80 एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं तो यानी डिमेंशन ऑफ x इक्वल टू डिमेंशन ऑफ 80 होगा हमेशा, ऑलवेज।
ये होगा। तो अब AT की डिमेंशन आप निकालो, A इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डिमेंशन LT-2। अभी भी अगर याद नहीं हुआ कौन सा डिमेंशन किसका, तो पीछे जाओ याद करके आना। और टाइम, टाइम का डिमेंशन है T, टाइम का डिमेंशन है T, तो T-2 + 1, तो T + 1 LT-1, ठीक है, इक्वल डिमेंशन ऑफ X। अच्छा अब आप देखो कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, वैसे इसको ऐसे वेरीफाई किया नहीं जाता, लेकिन आपको ऑलरेडी मालूम है इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे क्या आता है, u + AT = v, v = u + AT पढ़ा है, v = u + AT पढ़ा है। अब मेरे को एक बात हो, अगर पढ़ा है तो ये बताओ कि ये क्या होगा, u होगा, u मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी LT-1, क्या है LT-1, ठीक है। तो मतलब करेक्ट है, मतलब हमने, हमारा आंसर करेक्ट है, करेक्टनेस नहीं चेक कर रहे हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक अब थोड़ा बड़े लेवल का क्वेश्चन ले लो, थोड़ा बड़ा, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो परेशान नहीं हो ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मान लो मैं ले लूं, चलो मैं ले लूं x = 1/μ, where this is frequency। हो गया। मुझे बस एक बात, अब बड़ी सिंपल प्यारी सी बात मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात बताना। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, बहुत सिंपल सी इसको, उसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सबसे सिंपल है ये तो। मैं बोला था भयंकर दूंगा ना, x का डिमेंशन बता दो भैया, 1/, फ्रीक्वेंसी का डिमेंशन T-1, 1/, टाइम पीरियड, तो x का डिमेंशन क्या आ गया, T1 ले है। ये तो सबसे सिंपल है, प्रोडक्ट वाले सबसे सिंपल होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ना, चलो मैं ऐसे कुछ भी लिखूंगा अगर, मतलब प्रोडक्ट वाला सेम आएगा आपका। चलो अब जरा अपन, अब बहुत आसान बहुत हो गया, ठीक है, मैं भी थक गया, मैं आसान दे के, अब अपन जरा एक मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ के देते हैं आपको। चलो एक इक्वेशन पढ़ाते हैं फिजिक्स में, वैन वाल्स इक्वेशन, वैन वाल्स इक्वेशन पढ़ाते हैं। वो क्या होती मालूम है, P + A/v² मल्टीप्लाइड बाय v - b, ये किसके इक्वल आती है, RT के इक्वल आती है, RT। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, P है, मैंने बोला जब तक कोई अननोन क्वांटिटी हो, जब तक पता ना चलता है क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाथ मत लगाना। अब मैं बता रहा हूँ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर P है, ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, फिर से यहाँ पे V वॉल्यूम है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए R क्या है, हालांकि R और T आपको मतलब तो है नहीं वैसे, बट चलो ठीक है, RT T कैपिटल होता है एक्चुअली, T इज टेम्परेचर, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैसे देखा जाए तो, ठीक है, छोड़ो, एनीवेज लीव इट। अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं अपन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या आता है, एज पर द प्रिंसिपल, हाँ आप अगर चाहो तो अपने एक नोट में लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, ये बड़ी अंग्रेजी वाली डेफिनेशन, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सिंपल सी चीज, एक लाइन में खत्म। एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इधर देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन जो होती है, वैन डर वाल्स इक्वेशन में सिंपल सा, बहुत सिंपल सी बात, ये बताओ, मैंने आपको, अब सोचो कि मैंने वो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन क्यों कराया, मैंने ये बताने को कराया है कि वहां से सिंपल वाला आएगा, यहाँ भी देखो प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट, यानी थोड़ा हिंट मिल गया होगा, ऐसा कुछ करना तो है जरूर, बट पहले अपन क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके कहूंगा, बाकी आप करेंगे। एक बात मुझे बताओ, P और A
अपॉन वी स्क्वायर, ये दो अलग अलग टर्म है, क्यों? क्योंकि ए और वी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, डिवीजन का भी दो अलग अलग टर्म बनाता है, तो ये पी ए अपॉन वी स्क्वायर एक टर्म है, पी एक टर्म है। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डिमेंशन ऑफ पी और डिमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर एक दूसरे के बराबर होंगे। डिमेंशन ऑफ पी क्या होता है? पी इज क्या है? पी क्या है? प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इक्वल mlt माइनस 2 बाय एरिया एल स्क्वायर ml माइनस 1 t माइनस 2। फोर्स की डिमेंशन रख दो यहाँ पे, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर की डिमेंशन रख दो यहाँ पे, ml माइनस 1 t माइनस 2 डिमेंशन रख दिया, इक्वल टू डिमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और ये वाला आएगा आपके पास, ठीक है। a की डिमेंशन आपको मालूम नहीं है, अपॉन वी स्क्वायर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया? एल क्यूब। रख दे भाई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था ए का डायमेंशन, तो ए यहां रहने दो, एल क्यूब यहां भेज दो, तो एम एल टी एल एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 टाइम्स एल क्यूब इक्वल टू डिमेंशन ऑफ ए, ठीक है। अब एल क्यूब माइनस एल वन कितना हो गया? एल स्क्वायर, और टी माइनस 2 और यहाँ पे एम एज इट इज रख दो, इक्वल डिमेंशन ऑफ ए। हाँ, आंसर आ गया ml2 t माइनस 2। बहुत सिंपल, ml2 t माइनस 2, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे मैंने एक गलती करी। आई गिव यू 5 सेकेंड्स टू आइडेंटिफाई दिस मिस्टेक। मैं एक हिंट दे रहा हूँ छोटा सा, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती करी, मैंने फिजिक्स की गलती नहीं करी जो आपको समझ में ना आए, मैंने ऐसी जगह गलती करी जहां आप बड़े प्रेम से पकड़ सकते हैं। कहां है गलती, मुझे बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स 5 4 3 2 1। चलो मैं बताऊं मैंने गलती कहां करी। ये वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर था, एल क्यूब वी का डिमेंशन होता है, तो वी स्क्वायर का होगा एल क्यूब का स्क्वायर, एल की पावर 6 भाई, तो एल की पावर 6 आएगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल ए बाय एल की पावर 6 आएगा। तो यहाँ पे एल की पावर 6 है जो ऊपर जाएगा, एल क्यूब ना जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करके बताइए। 6 माइनस 1 5, एम एल 5 टी माइनस 2 इक्वल डिमेंशन ऑफ ए। सिंपल सिंपल। देखो अब देखो, एक तो ये हो गया, ये हो गया, देख भाई ये हो गया, तो ये एक डिमेंशन ऑफ ए निकल आया आपका, एक आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है आपको डिमेंशन ऑफ बी निकालना है। डिमेंशन ऑफ बी कैसे आएगा? देखो डिमेंशन ऑफ बी बड़ा सिंपली आ जाएगा, बहुत सिंपल, v माइनस बी। अब आरटी से मतलब ही नहीं मुझे, मैं क्या करूं आरटी का, इसी में मेरा आंसर इसी में आ जाता है। तो देखो v माइनस बी हो रहा है, एक टर्म ये उठा के, ये टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पे फेंक दिया, पटक दिया उठा के, तो ये v माइनस बी है। तो यानी अगर ये लाइक और सब्ट्रैक्ट कौन सी, सिर्फ लाइक क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो v इज वॉल्यूम माइनस b का डिमेंशन नहीं पता। अगर v वॉल्यूम और b सब्ट्रैक्ट हो पा रही है, यानी डिमेंशन ऑफ v इक्वल डिमेंशन ऑफ b होगा। डिमेंशन ऑफ v क्या था? एल क्यूब था, इक्वल डिमेंशन ऑफ b। ले आ गया आंसर, दूसरा भी आ गया, लो भाई ले लो आंसर अपना। अरे भाई और इसको लिखना है तो लिख ले। ए का डिमेंशन क्या आया था? एम एल 5 टी माइनस 2, ऐसे इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, m0 l3 t माइनस 2 ले, t0 सॉरी t0, आ गया आंसर, ले खत्म डिमेंशन। ये मैंने दे दिया, ये मैंने कर लिया। अगला वाला आई वांट कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। मान लो t इक्वल 2 पाई रूट एल्फा बाय जी। रुक जाओ रुक जाओ, हाथ मत लगाना, मैंने बोला जब तक मैंने नहीं बता दिया कौन सा क्या है क्वेश्चन, हाथ नहीं लगाना। t इज टाइम पीरियड, इसका समझ गया ना, समझदार को इशारा काफी है। 2 पाई क्या है? एल्फा अननोन है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन है फाइंड डिमेंशन ऑफ एल्फा।
निकालो. You have 10 seconds to pause the video, then calculate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा. अब जरा हम शुरू करते हैं इसको. ठीक है भाई, एक बड़ी सिंपल बात मुझे बताना. सबसे पहले 2 पाई को फेंक दो, कारण 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनका कोई डिमेंशन होगा नहीं, इनको बाहर निकालो. t इक्वल टू रूट एल्फा बाई जी, इसका ये डिमेंशन है, इसका है a. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन lt माइनस 2. ठीक है, ठीक है. देखो ये क्या आ जाएगा, रुकना आराम से, हड़बड़ाइए नहीं. ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखना. इसमें से l अलग कर लो, t माइनस 2 अलग कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, रूट एल्फा बाय l इंटू टी माइनस 2. इसमें से एक t बाहर आ गया, तो t माइनस 1 रूट, सॉरी t माइनस 1 ऊपर जाके t प्लस 1 हो जाएगा, t1 रूट एल्फा बाय l. ठीक है, t माइनस 1 और यहाँ पे t से t निपट गया, तो कितना आया, 0 इक्वल रूट एल्फा बाई एल. ठीक है, तो अब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0 की पावर 1/2, तो 0 हो जाएगा इक्वल एल्फा बाई एल. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास जो निकल के आया, आपके पास ये निकल के आया कि एल्फा जो है, एल्फा जो है, अब देखो मुझे बस एक बात बताना, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है. ठीक है, हमसे गलती है, मैं बैड, बट इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है देखते हैं अपन. देखो मैंने क्या किया, मैंने अल्फा को ऊपर पुट तो कर दिया, लेकिन हमें ये भी जान लेना चाहिए था कि वो प्लस या माइनस के फॉर्म में होना चाहिए. हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दिया, तो हमारा ये जो 0 आया है, तो ये 0 आया है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में था अगर, तो ये 0 से 0 का ये टी से टी कट के 0 नहीं 1 होता है. अरे यार इतनी सी गलती, चलो ठीक है तो ना. ठीक है, तो एल्फा इक्वल टू एल. ठीक है, एल ऊपर गया, L1 बन गया, मतलब 1 इंटू एल बन गया. एल्फा का डायमेंशन है, एल्फा का डायमेंशन जो है एल के बराबर आ गया, तो एल आ गया, ले आ गया आंसर. सिंपल, वेरी सिंपल, राइट. चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इसी पे बेस, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं कराएंगे. इसके बाद अब आप लोग ऐसे खुद से ही करोगे यार, कर लो फाइल. ठीक है, करो. फाइंड डिमेंशन ऑफ ए इन f इक्वल टू a रूट x, क्या था, a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर. अब यहाँ पे कौन सा क्या है, f फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है. ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. ठीक है, ठीक है. अब a और b का निकालना है, a और b. देख भाई सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. वेट, इसको यहाँ कर लो, f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर कर लिया. इसको यहाँ कर लो, f माइनस a रूट एक्स इक्वल टू बी टी स्क्वायर. अब ये माइनस हो रहा है, यानी इसका डिमेंशन, यानी डिमेंशन ऑफ f इक्वल टू डिमेंशन ऑफ a रूट एक्स. x क्या है, डिस्टेंस है, f का डिमेंशन क्या है, mlt माइनस 2 अपॉन इक्वल टू a इंटू x के डिमेंशन क्या है, l डिस्टेंस है, रूट l की पावर 1/2. रूट l ट्रांसफर हुआ, तो m lt माइनस 2 बाई रूट l इक्वल टू डिमेंशन ऑफ a. रूट l यहाँ पे काट के रूट l बनाएगा. ये कैसे होता है, देखो a अपॉन रूट a जहाँ लिखा हो तो हो जाएगा a इंटू a अपॉन रूट a, सॉरी रूट a इंटू रूट a अपॉन रूट a को क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a. कैसे, रूट a इंटू रूट a जो है a के बराबर आता है, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर आएगा, रूट 4 इंटू रूट 4 के बराबर आएगा. कैसा, रूट 4 होता है 2 इंटू 2 4 के बराबर आएगा. तो यानी ये चीज करेक्ट है अपनी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा था, l अपॉन रूट l, l बाय रूट l. तो ये क्या हो सकता था, रूट l प्लस रूट l इंटू रूट l बाय रूट l, एक से एक कैंसिल, तो यहाँ रूट l बचा. ठीक है, ठीक है. तो ये रूट l हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, m l की पावर रूट l होता है l की पावर माइनस 1, l की पावर 1/2. तो m इंटू l की पावर 1/2 t की पावर माइनस 2, ये आ गया डिमेंशन ऑफ a.
आ गया, आ गया, किसका आ गया, ए का डिमेंशन आ गया। अब देख भाई, अब अगले बारी में इसी सेम इक्वेशन उठाओ और इसके बजाय इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो एफ माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल आएगा ए रूट एक्स के। ठीक, यानी बी टी स्क्वायर का जो डिमेंशन है वो एफ के इक्वल होगा। ये क्या था, एम एल टी माइनस टू, क्या था, एम एल टी माइनस टू, और ये क्या था, बी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये यहां जाएगा, चलो अरे हो गया, नहीं करना है, ऐसे ही कर लो, एम एल टी माइनस टू बाई टी टू, टी टू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू इंटू टी माइनस टू माइनस टू हो गया माइनस फोर इक्वल एम एल टी माइनस फोर। ये किसका डिमेंशन आ गया, बी का आ गया। अरे आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, एम एल टी माइनस फोर। अब इसी में क्वेश्चन में वैरायटी कर दी जाती है कि ए और बी के बजाय ए अपॉन बी का डिमेंशन निकाल दो। मैंने बोला ए और बी के बजाय ए अपॉन बी का निकाल दो। तो देख भाई, ए का डिमेंशन हमारे पास क्या आया था, एम एल वन बाई टू टी माइनस टू, ए अपॉन बी का ए का डिमेंशन क्या था, एम एल वन बाई टू टी माइनस टू, बाय बी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, एम एल टी माइनस फोर। एम से एम कट गया, ये से ये वन बाई टू हो जाएगा, कैसा भैया, एल फिर तो वही वाला रूट एल बाय एल। ठीक है, ये एल वन बाई टू रूट एल है इक्वल टू रूट एल बाय रूट एल कट गया एक तो वन बाय रूट एल। ठीक है, तो ये वन बाय टू। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें से दो हट जाएंगे तो ये दो बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल माइनस वन बाय टू टी टू। ठीक है, ये आ गया एल वन बाय टू टी टू है, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, एल माइनस वन बाय टू टी टू। ले भाई, इसमें एम भी जोड़ना है तुझे, जोड़ देना, ये ओ लग गया, सिंपल है, सिंपल है। अब इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं बता सकते यार। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब एक एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस लास्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बट टफ है, क्योंकि लोगों को उसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, उसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी अलग अलग, मतलब परेशान नहीं होना है, बड़ा इजी। जब अगर प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा इजी लगेगा, बट थोड़ा सा लोगों को लग सकता है टफ। ठीक है, चलो इसी के साथ इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन भी करते रहें। मैं हर चीज लिख के जाता हूँ जिससे जाते जाते पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो भी करेक्ट हुआ है इसमें से, आपके जो भी सवाल किए उसमें से कितने करेक्ट हुए, इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लूंगा आपसे। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।